नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजस्थान के प्रमुख बांध या परियोजनाओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें से लास्ट परियोजना किसके बारे में लिखा था? तापी परियोजना के बारे में ना। अगली जो परियोजना है उसका नाम लिखो आप, चाकण सिंचाई परियोजना। चाकण। चाकण सिंचाई परियोजना। आप में से कोई मुझे बताएंगे चाकण सिंचाई परियोजना कहाँ है? देखो, चाकण नदी पर। कहाँ बनी हुई है ये? चाकण नदी पर बना रखी है। और आपको पता है चाकण बनास इसकी चंबल की सहायक नदी है। चंबल की एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है? चाकण, और उसी चाकण नदी पर बना रखी है। लिखो, लोकेशन लिखो इसकी। गुड़ा गांव। कौन सा गांव? गुड़ा गांव। और गुड़ा गांव कहाँ पड़ता है? केशवराय पाटन। केशवराय पाटन, बूंदी। लिख लिया? अब लिखो आप अगला बांध लिखो, हरसोर बांध। नाड़ियों का ही प्रश्न बनता है आजकल। हरसोर बांध। लिख लिया हरसोर बांध? देखो, इसको बनाया गया था 1959 में। कब बनाया गया था? 1959 में इसका निर्माण हुआ। और कहाँ पर है हरसोर? कहाँ पड़ता है? तेगाना नागौर में। देखो, यहाँ से हरसोर और लुणियावास नहर भी विकसित की गई है। कौन सी नहरें निकाली गई है? हरसोर और लुणियावास नहरें भी विकसित की गई है। नहीं होती, लेकिन बता रहा हूँ, कागजों में तो बनाई रखी है। पानी नहीं आता होगा प्रॉपर, तो प्रॉपर तरीके से वो नहीं चलती। लुणियावास और हरसोर नहरें भी विकसित की गई है। देखो, एक नदी है जिसका नाम है रूपारेल नदी। क्या नाम है? रूपारेल नदी। और इस पर एक मोती झील बांध बना रखा है भरतपुर में। तो लिखो, मोती झील बांध। बांध के पीछे झील का निर्माण हो गया तो उसको झील बोल देते हैं ना। मोती झील बांध। लिख लिया? नदी लिखो सबसे पहले। कौन सी नदी पर है ये? रूपारेल नदी पर, ध्यान रखना। रूपारेल नदी पर। जगह का नाम लिख लो, भरतपुर। कहाँ पर है? भरतपुर में है। देखो, इसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट ने करवाया था। देख लिया? देखो, इस झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? मोती झील को कहते हैं, ध्यान रखना। लिखो, सेई परियोजना।
तेई परियोजना, तेई परियोजना। जब जवाई बांध के बारे में लिखा है ना मैंने आपको, तब आपको बताया होगा तेई परियोजना। सबसे नदी लिख लो, तेई नदी पर बना रखी है। फिर जिला लिख लो, जिला स्थिति लिख लो, कहाँ पर? कोटड़ा, कोटड़ा तहसील उदयपुर। इसका निर्माण हुआ था 1971 में, और यहाँ से एक जल सुरंग भी निकाली गई है। उन्नीस से लेकर 77 के बीच में काम चला है इसका। 6.7 किलोमीटर है, और जल सुरंग से जवाई बांध में पानी डाला जा रहा है। में जवाई बांध में पानी भेजा जा रहा है। हाँ, शॉर्ट में लिखो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूर नहीं है, क्योंकि वहाँ लिखा दिए वैसे मैंने सारे आपको। भाई जवाई नदी पर जवाई बांध जो बना रखा ना, वहाँ पे मैंने सारे फैक्ट लिखा दिए। और अगर आपने यहाँ पर भी नहीं लिखे है तो मैंने जवाई नदी पढ़ाई है आपको, और वहाँ पर जवाई बांध आया था, वहाँ पर भी मैंने लिखा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से नदी नहीं पढ़ी है, या फिर किसी के सिलेबस में कई बार नदी नहीं देकर केवल सिंचाई परियोजना दे रखी होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो नदियाँ नहीं पढ़ते हैं, वो केवल इसको पढ़ते हैं। तो मुझे तो दोनों टॉपिकों को दोनों जगह कवर करना जरूरी है, ठीक है ना? बाकी जो अपवाद अंतर है उसमें संपूर्ण जानकारी लेनी होती है, चाहे नदी हो, चाहे बांध हो, चाहे नहर हो, चाहे झील हो। अब जब सिंचाई की बात आ जाती है तो फिर उसमें तालाब भी आ जाते हैं, कुएं भी आ जाते हैं, तो नलकूप भी आ जाते हैं। और जब हिस्ट्री की दृष्टि से या फिर कला की दृष्टि से देखते हैं हम, तो फिर कला एवं संस्कृति में कुएं, तालाब, बावड़ियों को भी पढ़ते हैं हम। तो ये सब जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी दृष्टि से सबको पढ़ लेते हैं, जब जाके पूरा तंत्र समझ में आता है। और बाकी आप लिमिटेड चीज़ें पढ़ते हो तो फिर लिमिटेड ही ज्ञान अर्जित कर पाओगे। अब यहाँ पे हम तालाब के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तालाब के ऊपर या तो चर्चा करेंगे कहाँ पर, केवल सिंचाई में कितना योगदान है, इकोनॉमिक्स में भी इनका रोल रहता है, किससे कितना परसेंटेज, कौन सा पहले नंबर पे आता है, सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे की जाती है, ऐसे भी सवाल बनते हैं ना। लेकिन ये इको के सवाल बनते हैं। क्या लिखा लास्ट आपने? यही परियोजना। अब एक नदी है विद्यार्थियों, ये नदी मैंने कंप्लीट पढ़ाई थी, इसके साथ आपको ये परियोजना भी पढ़ाई थी, जिसका नाम है चंबल घाटी परियोजना। चंबल ही है ना? हाँ। चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? जनापाव की पहाड़ियाँ, इंदौर एमपी से होता है। और इटावा यूपी में किस में मिल जाती है? यमुना नदी मिल जाती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, दाएं साइड, राइट लेफ्ट साइड, दोनों साइड की मैंने देख ली थी, और जितने भी डैम वगैरह थे उनके बारे में पढ़ाया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी कुछ बातें हैं वो लिखानी पड़ेगी जो वहाँ पर कवर नहीं हुई थी। लिखो, चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना। आप नदी भी लिख सकते हैं ना। जैसे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर। इसी प्रकार चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ते हैं हम। अब देखो, यहाँ से एक तो 4 डैम के बारे में पढ़ेंगे हम मुख्य रूप से, उनके चरण भी पढ़ेंगे और उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। हालांकि मैंने चंबल नदी के साथ इनके बारे में काफ़ी कुछ बातें तो आपको लिखा दी थी। ये चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, देखो चंबल का जो उद्गम है वो एमपी से होता है। कहाँ से होता है? फिर एमपी में थोड़ी देर बहती है, थोड़ी दूरी तक, फिर उसके बाद में राजस्थान बहती है, राजस्थान में बहने के बाद में यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। 3 राज्य कौन कौन से? एमपी, राजस्थान और यूपी, 3 है। अब आपसे मेरा एक सवाल है,
कि चंबल नदी घाटी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यूपी की नहीं, यूपी को शामिल नहीं किया इसमें, तो यूपी को शामिल नहीं कर रहा। पहला फैक्ट तो ये, क्योंकि हमें पता है, लेकिन बहती कितने राज्यों में, 3 बताने हैं, लेकिन परियोजना 2 राज्यों की। तो लिखिएगा आप लोग, सबसे पहले ये फैक्ट लिखो, यह परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एमपी और राजस्थान। नोट, हालांकि चंबल नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। क्रम भी यही है इसका ना, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। 3 राज्य कौन कौन से, तीनों के नाम लिख लो आप। लिख लिया? अब देखो, राजस्थान का 50%, यानी कि 50-50% के अनुपात में जो भी खर्चा आएगा 50-50 करेंगे, है ना? तो लिखिएगा, इस परियोजना में राजस्थान और एमपी का आधा आधा हिस्सा है। कैसा है? आधा आधा, 50-50। ये परियोजना कब शुरू की गई थी? 1953-54 के आसपास। देखिएगा, यह परियोजना 1953-54 में शुरू की गई थी। देख लिया? देखो, यह परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई, जिसमें चार बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए। चार बांध बनाए गए। पहले में, मतलब पहला जो एमपी से, अगर इसके उद्गम से बात करें और लास्ट वाला अगर यहाँ से देखें, तो सबसे पहले बना था गांधी सागर, और एक दूसरा कोटा बैराज दिख रहा है। ये दोनों पहले चरण में बने थे। तो लिखो, प्रथम चरण में लिखो गांधी सागर बांध। अभी तो केवल इतना ही लिखना है, गांधी सागर बांध और एमपी। गांधी सागर बांध कहाँ पड़ता है? एमपी। और कोटा बैराज, कोटा बैराज, और ये कोटा राजस्थान में कहाँ पड़ता है? कोटा राजस्थान पड़ता है। और दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध। दूसरे में कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तोड़ में जाना। और तीसरे चरण में जो बना, वो बना विद्यार्थी कोटा डैम, या जवाहर सागर बांध कहते हैं उसको, जवाहर सागर बांध, जिसे हम कोटा डैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोटा बैराज अलग है, कोटा डैम अलग है, ध्यान रखना। कोटा बैराज
तो कोटा में है, और कोटा जो डैम है ये बूंदी और कोटा की सीमा पर स्थित है। मुख्य रूप से बूंदी और कोटा इन दोनों की सीमा पर स्थित है। बूंदी और कोटा की सीमा फैला हुआ है। देख लिया? लिखो विद्यार्थियों। अब जब ये पूरी परियोजना बनाई गई, चंबल नदी घाटी परियोजना, तो इसमें विद्यार्थियों 386 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाएगी। कितनी? इसका 50 करेंगे तो 193। तो एमपी को कितनी मेगावाट मिलेगी? राजस्थान को भी? देखो, चंबल घाटी परियोजना के तहत, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस परियोजना के तहत, इस परियोजना के तहत कुल 386 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होती है। कितनी? 386। अब आगे अगर बढ़ती है तो बढ़ जाएगी राजस्थान और उसमें एमपी में, दोनों में ना, जिसमें से राजस्थान को कितनी मिलती है? 193 मेगावाट, और एमपी को भी कितनी मिलेगी? 193 मेगावाट। ऐसा क्यों? आधा आधा हिस्सा, इसलिए भाई आधा आधा इन्वेस्ट किया है तो कमाई भी होगी, तो वो भी आधी आधी लेंगे। पार्टनर है एक प्रकार से राजस्थान और एमपी इस परियोजना को लेकर। लिखो, इस परियोजना से राजस्थान के लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई भी की जाती है। ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं, ध्यान रखना ना। 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई भी होती है। अब देखो, राजस्थान के अगर जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी और बारां, 3 जिले मुख्य रूप से लाभान्वित है। बाकी अन्य भी लाभान्वित है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3 मुख्य रूप से लाभान्वित है इससे। लिखो, इस परियोजना से राजस्थान के, इस परियोजना से कौन सी से? हाँ, इस परियोजना से राजस्थान के मुख्यतः 3 जिले लाभान्वित है। कोटा है, बारां है और बूंदी है। देख लिया? अब देखो, अगर इसकी इस चंबल योजना के तहत अगर हम देखें, तो 3 जिले मुख्य रूप से लाभान्वित है, बाकी अन्य को फायदा मिलता है, इस बात। अगर हम इसको देखें चरण के हिसाब से, कि पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में अगर देखें, तो सबसे पहले जो बांध बने थे वो गांधी सागर और कोटा बैराज बने। फिर उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, और सबसे लास्ट में कौन सा बना? जवाहर सागर बांध या फिर कोटा डैम। लेकिन अगर हम चंबल नदी का उद्गम देखें, क्या देखें? उद्गम, उद्गम से लेकर मोहाना तक। वैसे तो उद्गम तो इधर होगा और मोहाना इधर आएगा, ध्यान रखना ना, मोहाना। तो सबसे पहले आएगा कौन सा बांध बताओ? गांधी सागर बांध आएगा। फिर कौन सा आएगा? है? रावत बाटा, ये रावत बाटा वाला आएगा। कौन सा वाला? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा आएगा? राणा प्रताप सागर बांध आएगा, चित्तौड़ वाला। फिर कोटा डैम आएगा, जवाहर सागर, और फिर आएगा कोटा बैराज, ये सबसे अंत में आएगा। तो ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। लिखो, बांधों का उद्गम से 4 बांध बने ना, बांधों का उद्गम से मोहाना तक का क्रम, यानी चंबल नदी पर निर्मित जो बांध है ना, उनका उद्गम से मोहाने का क्रम। और ये क्रम लिख लो विद्यार्थियों।
सबसे पहले लिखो गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा जवाहर सागर बांध। और चौथा कोटा बैराज। ये क्रम कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस क्रम को बच्चे याद कर लेते हैं। फिर गलती बताओ कहां करते हैं? यहां और करते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय जो चरण चलते हैं ना, इनमें। है? सुनो मेरी बात सुनो। यहां से नदी निकली एमपी से, राजस्थान में बहने लगी, फिर उसके बाद में यूपी में जाके मिल गई। चलो आपको नदी में ही समझाता हूँ। ये नदी है, चंबल नदी है। इसका उद्गम हो रहा है कहाँ से? एमपी से हो रहा है। ठीक है, एमपी से बहने के बाद फिर ये राजस्थान बहती है, और राजस्थान बहने के बाद में कहाँ चल जाती है? यूपी में चल जाती है। फिर अगर इसमें भी समझ में नहीं आया तो मैं अलग से एक खाली मैप लेता हूँ, खाली मैप में समझाता हूँ आपको। देखो, इसका उद्गम हो रहा है एमपी से। कहाँ से हो रहा है? एमपी से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है इसका उद्गम? एमपी से। एमपी में बहने के बाद में ये चित्तौड़ में प्रवेश करती, और चित्तौड़ में प्रवेश करती हुई इधर चल जाती। कहाँ पर? राजस्थान बहती, राजस्थान बहने के बाद में यूपी में चल जाती, और यूपी में इधर यहाँ पे यमुना नदी आती है, यमुना नदी में जाके मिल जाती। तो सबसे पहले डैम बना रखा है इसमें, यहाँ पर एमपी में ही। कहाँ पर बना रखा है? एमपी में, जिसका नाम क्या है? गांधी सागर, उद्गम की तरफ से। फिर उसके बाद में अगला एक और डैम बना रखा चित्तौड़गढ़ में, जिसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर बांध। फिर एक और अगला बना रखा विद्यार्थियों बूंदी और कोटा की सीमा पर, मतलब इधर से बहती हुई है ना बूंदी, उसका नाम क्या है? जवाहर सागर बांध, जिसे हम कोटा डैम भी कहते हैं। और फिर आगे एक और यहाँ कोटा में बांध बना रखा है, जिसका नाम क्या है? कोटा बैराज है, ध्यान रखना। तो क्रम से तो ये हो गया। लेकिन ये जो योजना चलाई थी, चंबल घाटी नदी परियोजना जो चली थी, ये 3 चरणों में चली थी। कितने में? 3 में चली थी, और 4 बांध बने थे। तो सबसे पहले बांध बनाया गया एक तो इसको, और एक लास्ट वाले को। एक तो ये बना दिया, एमपी में बना दिया, और एक राजस्थान बना दिया। फिर उसके बाद में दूसरे चरण में बनाया था चित्तौड़गढ़ वाला। कौन सा? चित्तौड़गढ़ वाला बनाया था। और फिर तीसरे चरण में कौन सा बना दिया था? बूंदी और कोटा की सीमा पर जो स्थित है ना, जवाहर सागर बांध, उसको बनाया था। अब तो समझ गए? नहीं आया तो एक बार वीडियो देख लेना घर जाके। आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। आपके घर से फोन बात कर लेना, डैम का फोन। हाँ, तो कितने डैम बनाए गए भाई? 4 बनाए गए। अब एक एक डैम को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हेडिंग डालो, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। ये बांध, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। लिख लिया? अब देखो, 4 बांध जो बना रखे हैं ना, उनमें से एक बांध तो कहाँ है? एमपी में। और 3 बांध कहाँ है? राजस्थान में, ध्यान रखना। देखो, लोकेशन लिख लो इसकी, भानपुर, मंदसौर, एमपी। कहाँ पड़ता है ये? भानपुर में है। और मंदसौर में पड़ता है, मंदसौर जिला है ना वहाँ पे एमपी में, और एमपी में स्थित है। और अब नदी लिखाने की आवश्यकता तो नहीं है ना, क्योंकि कौन सी नदी पर निर्मित है ये? चंबल पर। तो हम चाहे तो इनको अलग अलग, क्योंकि हम डैम पढ़ रहे हैं, 4 डैम अलग से पढ़ सकते थे, लेकिन चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ा दी तो सौते 4 डैम हो जाएंगे ना। लिखो, इस बांध से या इस बांध की विद्युत क्षमता 115 मेगावाट है। 115 मेगावाट है, ध्यान रखना।
इसका निर्माण कौन से चरण में हुआ था? पहले चरण में हुआ। 1916 बन के तैयार हो गया। इस बांध की लंबाई कितनी है? बांध बनाते हैं लगभग आधा किलोमीटर, 510 मीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 510 मीटर। ऊंचाई लिखो 62 मीटर। बासठ मीटर। लिखो चंबल नदी पर बने हुए बांधों में से एकमात्र ऐसा बांध है जो एमपी में स्थित है। चंबल नदी पे जितने भी डैम बना रखे हैं ना, उनमें से एकमात्र डैम जो राजस्थान में नहीं है, कहां पर स्थित है? एमपी में स्थित है। लिख लिया? अगला बांध लिखो विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर बांध। थोड़ी जगह जरूर छोड़ना। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध लिख लिया? आपसे पूछा जाए राणा प्रताप सागर बांध है कहां पर? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। नदी पूछे तो चंबल नदी। लिख लिया? लिखो ये कौन से चरण में पूरा हुआ था? लिखो यह दूसरे चरण में पूरा हुआ। उन्नीस सौ 70 में। लंबाई लिखो इसकी 1100 मीटर। कितना? 1100 मीटर लंबाई। और इसकी हाइट लिख लो 36 मीटर। 36 मीटर। देखो अब आपको पता है राउत भाटा में ही परमाणु विद्युत घर भी बना रखा है कनाडा के सहयोग से। नोट डालो राउत भाटा में ही। अब राउत भाटा में जो परमाणु विद्युत घर बना रखा है उसको जलापूर्ति किससे होती है? इसी बांध से होती है। लिखो राउत भाटा में ही राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत ग्रह, परमाणु विद्युत ग्रह भी बनाया गया है जिसे इसी बांध से जलापूर्ति होती है। जिसे इसी बांध से जलापूर्ति होती है। देखो D2O है ना, D2O भारी जल। भारी जल पर आधारित भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? यही है राउत भाटा वाला, ध्यान रखना। और राजस्थान का पहला विद्युत ग्रह पूछा जाए तो, और राजस्थान का पहला भारी जल आधारित पूछा जाए तो भी यही है। लिख लिया? और किसके सहयोग से बनाया गया है इसे? कनाडा के सहयोग से। लिख लेना, कई बार पूछा गया है। कनाडा के सहयोग से। पांचना बांध को किसके सहयोग से बनाया गया है? यूएसए के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, ध्यान रखना। और इसको किसके सहयोग से बनाया? कनाडा के सहयोग से बनाया। कई बार पूछा गया है सवाल। हाइट लिख ली? लिखो
ये सर्वाधिक जल भंडारण वाला बांध है। सर्वाधिक जल भंडारण वाला बांध है। लिख लिया? 2 डैम हो गए इसमें चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत। तीसरा लिखो आप जवाहर सागर बांध। मैं क्रमबद्ध तरीके से लिखा रहा हूं ना, मुहाने से उद्गम तक। अब देखो तीसरा बांध आता है जवाहर सागर बांध, ये रहा। जवाहर सागर बांध, इसको कोटा डैम भी कहते हैं, लिख लो। इसे कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है। कोटा बैराज अलग है, कोटा डैम अलग है। लोकेशन लिख लो इसकी, बोरावास। कहां पर है? बोरावास में। सब आप तो एक ही जिला बताओ, तो एक ही जिला पूछे तो बूंदी। कौन सा? बूंदी। लेकिन बोरावास वैसे दोनों में फैला हुआ है लगभग। वैसे अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार तो बूंदी में है, पर ये बांध दोनों में फैला हुआ है, कोटा और, पहले बूंदी आएगा, बूंदी और कोटा में फैला हुआ है। और कौन से चरण में पूरा हुआ था ये? है? तीसरे चरण में पूरा हुआ था। देखो यह बांध तीसरे चरण में बनाया गया था, और तीसरा चरण चला था 1962 से लेकर 1972 के बीच में। इसका निर्माण कब चला था? 1962 से लेकर 72 के बीच में। लिख लिया? देखो इस बांध से लिफ्ट होते हैं, लिफ्ट, जिसे हम पिकअप बांध भी कहते हैं। लिखो इस बांध से एक नहर निकाली गई है, जिससे लिफ्ट के द्वारा पानी चढ़ाया जाता है। इसमें किससे चढ़ाया जाता है? लिफ्ट के द्वारा पानी चढ़ाया जाता है। इसलिए इस बांध को पिकअप बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकअप बांध भी कहते हैं। तो पिकअप बांध के नाम से कौन से बांध को जाना जाता है? लिख लिया? अगला लिखो आप। कौन सा बच गया? कोटा बैराज। और अगर आपको यहाँ फैक्ट कम लगे ना तो वहां देख लेना चंबल में, कोटा बैराज। देखो कोटा बैराज को विद्यार्थियों बना रखा है कोटा शहर में, कोटा शहर के बिल्कुल टच में है कोटा शहर। और नदी तो पता ही है आपको, चंबल नदी पर। विद्युत उत्पादित नहीं होती यहाँ से। लिखो विद्युत क्षमता, लिखो यहाँ से विद्युत क्षमता। देखो इस बांध से विद्युत उत्पादित नहीं की जाती है। तो चंबल नदी पर बने हुए बांधों में एकमात्र बांध ऐसा है जिससे विद्युत उत्पादित नहीं की जाती, उसका नाम क्या है? कोटा बैराज। ध्यान रखना, यहाँ से केवल सिंचाई की जाती है या फिर पेयजल की दृष्टि से इसका यूज लिया जाता है। मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया है इसको, के लिए सिंचाई के लिए। अब उस पानी को पेय काम भी ले लेते हैं, पेयजल के रूप। तो मुख्य रूप से सिंचाई हेतु बनाया गया है इसको। और कौन से चरण में बनाया गया था इसको? देखो इससे प्रथम चरण में बनाया गया था, इसे प्रथम चरण में बनाया गया था।
क्रम से तो चौथा है, अगर उद्गम से लेकर मोहाना तक चलते हैं जब तो, लेकिन इसका निर्माण पहले ही कर दिया था ना, पहले चरण में हो गया था। देख लिया ना, बच गया। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल चर्चा करेंगे, बाकी जो भी बांध बच जाते हैं ना उनके ऊपर। धन्यवाद विद्यार्थी।